कहते हैं कि इन तमाम लगी हुई मशीनों से, ये ईरान के एक राष्ट्रपति हैं अहमदीनेजाद जो कभी पहले हुआ करते थे, वो इन सेंट्रीफ्यूज मशीनों के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं जहां यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा होता है। अर्थात न्यूक्लियर वेपन बनाने से पूर्व की जो प्रक्रिया है उसमें यूरेनियम 235 का होना जरूरी है, और उसको बनाने के लिए यहां पर निरीक्षण करती हुई कुछ तस्वीरें जो ये दावा करती हैं कि यूरेनियम इनके पास पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर 2025 के जून में भी तो ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान पर हमला करके उनका न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया है, अब वो नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा उस समय क्या हुआ था? तो असल में जिन टनल्स के अंदर यह काम चल रहा है, जिन गहरी टनल्स में यह काम हो रहा है, 2025 में B2 बॉम्बर्स के थ्रू अमेरिका ने हमला करके इन मशीनों को नुकसान पहुंचा दिया था। यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम बनाने में जो मशीनें लगी हुई हैं वो काम की नहीं बची थी। ट्रंप ने ऐसा उस समय अनाउंस किया था और एक भारी मलबा बन गया था। इस काम को करने के लिए अमेरिका ने B2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया था। ये एक इनका 6th जनरेशन सो कॉल्ड, हालांकि 5th जनरेशन से 6th जनरेशन के बीच में है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त एक हवाई जहाज है जो सबसे भारी बम यानी कि 2000 टन तक के बम को ले जाने की क्षमता क्लेम की जाती है कि यह बंकर बस्टर बम ले जा सकता है, ऐसी जगह बम गिरा सकता है, पेनिट्रेशन कर सकता है, पहाड़ों में छेद कर सकता है, ऐसे बम गिरा सकता है। न्यूक्लियर बम के बाद सबसे घातक बम गिराने की क्षमता ये वाला जो विमान है ये रखता है। इन्हीं माध्यम से अमेरिका ने पिछली बार हमले करवाए थे और जो हमले हुए थे उसमें 13,600 किलोग्राम के बमों का इस्तेमाल किया गया था, जो कि लगभग 200 फीट की गहराई तक जाकर के नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि ईरान ने गहरी टनल्स में इस तरह की सुविधाओं को रखा हुआ है। लेकिन 25 जून के दिन खबर निकल कर आती है कि ईरान पर हुई इस स्ट्राइक ने, अमेरिका ने जो स्ट्राइक की, इससे इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। यहां पर चर्चा बनी कि हो सकता है कि ईरान ने अपने उस 400 किलोग्राम यूरेनियम को वहां से छुपाकर कहीं और रख दिया हो। यह सारी की सारी जानकारी इस्फहान की ही इन टनल्स में है जहां पर आज हमला हुआ है। अर्थात आईएईए जो ये खुद मानता है कि ईरान के पास में जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम की जो जगह है वो इस्फहान है और यहीं पर हमला हुआ है। ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि साहब, ईरान ने जो हाई एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ था अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में इस्फहान में, जून में भी अमेरिका ने यहीं हमला करके उस पूरी व्यवस्था को नष्ट कर दिया था, लेकिन उससे यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ था। बाद में ईरान निकल कर आता है, 15 मार्च की खबर है, और ईरान का कहना है कि उस मलबे में जो अमेरिका ने उस समय बम धमाका किया था, उसी मलबे में इनके यूरेनियम दब गए। जो 400 किलोग्राम के आसपास का यूरेनियम है वो इनके उस मलबे में कहीं दबा हुआ है, जो अमेरिका ने जून 2025 में हमला करके पैदा कर दिया था। ऐसे में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पा रहा है और ना ही वो अपना यूरेनियम बाहर निकाल पा रहा है। अच्छा, अब सवाल दूसरा बना, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? तो अमेरिका की फिलहाल प्लानिंग बताई जा रही है कि वो इसी इस्फहान के मलबे में पहुंचकर उसे ढूंढकर 400 किलोग्राम के जो आसपास का यूरेनियम है उसे लेकर अपने सेना के दम पर वापस बाहर निकलेगा। इस तरह के कयास हैं कि अमेरिका ईरान के पास उस मलबे में भी उस 400 किलोग्राम यूरेनियम को नहीं छोड़ने देना चाहता। 460 किलोग्राम के आसपास एग्जैक्ट वैल्यू क्लेम की जाती है। ट्रंप अपने जो सैनिक भेजने की तैयारी में है, या तो उन्हें खर्ग आइलैंड पर भेजकर ईरान का जहां से 90% तेल एक्सपोर्ट होता है उसे कब्जाएंगे, या फिर इस इस्फहान में जहां न्यूक्लियर वेपन के जो एनरिच्ड यूरेनियम दबे रह गए हैं उन्हें निकालने का प्रयास किया जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि साहब, ऐसे में तो वो लीक भी कर सकते हैं, ब्लास्ट भी कर सकते हैं, और आज सुबह ही हमला हुआ है, ऐसे में तो यदि वहां पर फट गए वो जो 400 किलोग्राम है, तो यहां तो बहुत बुरी मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इनकी जो प्लानिंग है उसमें सबसे बड़ी चिंता इस बात की कि अगर वो एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी प्रकार से एक्टिवेट हो गया तो यह अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना बनकर पूरे वेस्ट एशिया के लिए निकलकर आएगी। 400 किलोग्राम उस पूरे वेस्ट एशिया में कहर बरपाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे में अमेरिका सेंट्रीफ्यूज मशीनें नष्ट कर चुका है और उसे बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कहा जाता है कि अमेरिका 30 अप्रैल तक ईरान में अपनी सेना उतार सकता है और यहां से
उस पूरे की पूरे यूरेनियम को बाहर लेकर आ सकता है। लेकिन इसमें चैलेंजेस ये हैं कि ईरान ऐसा होने नहीं देगा। ईरान जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को आता देख उन पर बड़े हमले करेगा। रशिया इनके इस प्लान की ऑलरेडी बुराई कर चुका है, विरोध कर चुका है। लेकिन ईरान वाले अमेरिका को वीडियो बना बनाकर धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में 1% भी ऐसा ख्वाब है कि तुम खर्ग आइलैंड आ जाओगे या फिर तुम इस्फहान आ जाओगे, तो तुम यहां से वापस नहीं जाओगे। लेकिन अमेरिका ने अपनी तरफ से आज सुबह उस शहर में जहां पर बड़ी मात्रा के अंदर टनल्स में बहुत सारा वेपन रखा है, वहां पर हमला किया है। संभावनाएं हैं कि फिर से उस यूरेनियम साइट को इन्होंने टारगेट किया है। खैर, ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि अमेरिका ईरान को अब एक बहुत बड़ा सबक देने की प्लानिंग में है। विशेष रूप से वो अमेरिका जो ट्रंप के कहे अनुसार ऑलरेडी अभी सीज में है, सीज फायर में है। अकॉर्डिंग टू ट्रंप अभी हमला होना ही नहीं था, लेकिन इन्होंने सुबह सुबह हमला कर दिया। इसका मतलब ट्रंप की बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। इसीलिए हमने आज से 2 दिन पहले एक मैडमैन थ्योरी इन पर अप्लाई करते हुए आपसे कहा था कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इसलिए लोग इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसी ट्रस्ट के अभाव में न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले की चिंताएं बढ़ रही हैं। यह चिंता यूएन के अंदर भी बहुत तेजी से व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक लॉबी है जो ईरान पर न्यूक्लियर हमला कराना चाहती है। ऐसा आरोप लगाते हुए यूनाइटेड नेशंस के एक अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसने कहा कि मैं ऐसी जानकारियां नहीं सुन सकता। एक प्रॉपर लॉबिंग हो रही है कि अच्छा होगा अगर ईरान पर न्यूक्लियर बम गिर जाए तो कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। और ऐसा कहते हुए इन यूएन के प्रतिनिधि ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अपने पद से इस्तीफा दिख करके इन्होंने अपनी जानकारी, जो कि एक पैट्रियाटिक विजन एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में ये काम कर रहे थे, इन्होंने अपनी जानकारी पब्लिक में कर दी। और इन्होंने कहा कि मैं इस काम को इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर after much reflection and after it become clear to me that some UN senior are serving a powerful lobby and not the UN, I have decided to suspend all my duties as PVA main representative at the UN from all UN committee group of which I was member. I cannot in good conscience be part of or witness to what is happening at time when UN is preparing for possible nuclear weapon use. ऐसा कहते हुए मोहम्मद सफा नाम के इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि जिस जगह तैयारी ही इस बात की चल रही हो कि ईरान पर न्यूक्लियर बम गिर सकता है, मैं वहां पर नहीं बैठ सकता। इस बात पर पीवीए, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस रखता है, उसने इनके इस कदम की सराहना की कि तुमने बढ़िया किया, अच्छा किया, तुमने अपने पद को छोड़ दिया। क्योंकि अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां दुनिया न्यूक्लियर हमले की प्लानिंग कर रही हो, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती हो और वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की तैयारी हो रही हो, वहां पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने बढ़िया खूब सारी तरह से प्रतिक्रियाएं लिखी और अपनी तरफ से यही कहा कि न्यूक्लियर वेपन का रिस्क इस समय दशक में सबसे ज्यादा और हाइट पर पहुंच गया है। ऐसा कहते हुए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने भी स्वीकार किया था कि पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में और तनाव बढ़ रहा है, जो परमाणु तबाही के बहुत बुरे परिदृश्य की तरफ बढ़ रहा है। कुल जमा अर्थ यह है कि ट्रंप ईरान को रोकने के लिए कुछ एक्सट्रीम करेंगे, ये सब अब मान तो रहे हैं। अब बस जानकारी बाकी है कि ये किस दिन हुआ। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी एक प्रोफाइल वेबसाइट हो, आप उसे सीखना चाहते हैं, आप अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने ऑफिस के लिए एक वेबसाइट अगर डिजाइन करना चाहते हैं, तो आइए इस बार वाइब कोडिंग से हम लोग फ्री वेबिनार में इसको बनाना सीखते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। धन्यवाद।